बड़ा होता है वैन डर वाल रेडियस। क्यों? वैन डर वाल रेडियस मॉलिक्यूल में नापते हैं तो थोड़ा ज्यादा नप जाता है उसमें। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे मेटालिक रेडियस। मेटालिक में भी वैसा ही होता है, मेटल के दो आयंस होते हैं उसके बीच की दूरी लेकर के आधा किया जाता है, वो सेकंड पे है। सबसे छोटा कौन सा होता है? कोवेलेंट रेडियस। और उसके बाद एटम से भी छोटा होता है आयन का रेडियस। अगर आयन पॉजिटिव आयन है तो छोटा, और अगर निगेटिव है तो बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? आयंस में हमने साइज का ऑर्डर आपको सिखाया था कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ध्यान दो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सब में सेम इलेक्ट्रॉन है, तो जिसपे ज्यादा प्लस वो छोटा और जिसपे ज्यादा माइनस वो बड़ा। लेकिन आइसो है तब, आइसो नहीं है तो चेक मत करना। ओके, उसके बाद हमने आपको साइज का वेरिएशन पढ़ाया था बच्चों। साइज का वेरिएशन पढ़ाया था कि लेफ्ट टू राइट जाते अगर पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, पढ़ा दिए थे। और टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसमें ज्यादा एक्सेप्शन कहीं भी नहीं है बच्चों, कहीं नहीं है, लगभग सब जगह ऐसा ही चलता है, साइज में कोई एक्सेप्शन नहीं है। इधर से इधर जाके साइज घटने का कारण था न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स बढ़ते तो अट्रैक्शन बढ़ के वो घटा देता है। साइज को अफेक्ट करने वाले कितने लोग थे? 3 लोग। एक न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा शिल्डिंग इफेक्ट था ना। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता था? तो जो अंदर वाला और सेल था 3 वाला 4th को बचा लेता था न्यूक्लियस के फोर्स से। अगर वो ज्यादा बचा पाएगा तो न्यूक्लियस कम फोर्स लगाएगा, साइज बढ़ा रहेगा। अगर वो ज्यादा नहीं बचा पाएगा तो न्यूक्लियस फोर्स बढ़ा करके साइज को घटा देगा। तो शिल्डिंग इफेक्ट खराब होता था डी और एफ का। अगर डी सेल में इलेक्ट्रॉन आया और एफ सेल में इलेक्ट्रॉन आया तो न्यूक्लियस अपना फोर्स आखिरी वाले पे ज्यादा लगा पाएगा, तो साइज को छोटा कर देगा। यानी डी ब्लॉक वालों का साइज इसीलिए कम होता है एफ ब्लॉक वालों का। ओके, क्लियर हुआ इतनी बातें? और एक बराबर ऑर्बिट जिसमें ज्यादा होगा वो ऑर्डर यहां चला था, देखो ज्यादा ऑर्बिट यहाँ, और 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी तो भी आपका साइज बढ़ जाएगा। ओके, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज घटेगा, याद रखना, उल्टा है वो। हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रॉपर्टीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या इसका दूसरा नाम भी है आयोनाइजेशन एनर्जी। एंथैल्पी मतलब तुम बोल सकते हो कि एनर्जी है, बट थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आएगा तो नाम बदल जाता है। नाम को अगर तुम ध्यान से पढ़ो, आयनाइज मतलब होता है आयन बनाना, आयंस फॉर्म करना। तो आयंस फॉर्म करने में जितना एनर्जी लगेगा, तुमने पहला चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच के रखता है। अगर तुम बाहर से एनर्जी दोगे, ये सब पढ़े हो यार, तुम बाहर से एनर्जी दोगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी दिया जाता है उसको उसका आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और एक बात, आयनाइज किसको किया जाता है? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को। कोर इलेक्ट्रॉन कभी आयनाइज नहीं होता, याद रखना, क्यों? बहुत एनर्जी लग जाएगा, मुश्किल जैसा काम है। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, उसको आयनाइज किया जाता है। ये बात 2-3 बातें हम लोग इधर लिखते हैं। तो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन है द एनर्जी रिक्वायर्ड, ध्यान से समझना, इंडोथर्मिक हो गया। द एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब चाहिए, चाहिए मतलब इंडोथर्मिक, टू रिमूव, सुनना, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये क्यों लिखा है हम आपको बताते हैं, टेंशन नहीं ले। इट्स कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी। जो समझना समझो, आई लिख दिया हमने, ठीक है। अब वो क्यों हुआ, देखो, आइसोलेटेड मतलब होता अकेला, और गैसियस यानी गैस में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी गैसियस स्टेट में ना पाएगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो, अगर कोई सॉलिड स्टेट में होगा तो उसके आपस का भी फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बड़ी मजबूत होगा। अब इसमें से तुम जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो पहले ये बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी खर्च होगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी मेरा कुछ एनर्जी इसमें चला गया, कुछ एनर्जी इसमें। अब क्या हमको पता चलेगा कि कितना इसमें गया? एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, समझा? फिर से सुनो,
सॉलिड के बीच का फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बहुत मजबूत होता है। जब आप वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो सबसे पहले उनके मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स में इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, उधर ही बंधा हुआ है भाई, इलेक्ट्रॉन उधर बंधा हुआ है, इससे न्यूक्लियस से भी बंधा हुआ है, बॉन्ड वॉन्ड बना लिया है तो बंधा होगा कि नहीं बंधा होगा, बंधा होगा भाई। तो आप पहले उसका फोर्स तोड़ो फिर इसका तोड़ो, अरे तेरी का, तो मेरा ज्यादा एनर्जी लग जाएगा उम्मीद से। फिर हमको कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना लगा, पता नहीं यार। तो इसके लोचा से आप इसको गैस कर लो, गैस में एटम्स फ्री हो जाते हैं। हाँ, मतलब अगर हम एक गैस एटम को एनर्जी दिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो पक्का हमारा सारा का सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में ही खर्च हुआ होगा, बाकी और कोई काम में खर्च नहीं हुआ। ये समझ गया। आइसोलेटेड भी समझ गया होगा, राइट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रहेगा। मान लो मॉलिक्यूल है, जैसे O2 में निकालने जाओ तो मूर्ख हो, पहले O डबल बॉन्ड O है, इसका तो इलेक्ट्रॉन उधर यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, पहले ये बॉन्ड तोड़ो फिर निकालो, तो गड़बड़ हो जाएगा ना मेजरमेंट। समझा कि नहीं समझा, समझ गया होगा थी। तो ये चीज ध्यान रखी गई कि एटम को अकेला कर लो और गैस करो तब निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते अगले पॉइंट में भी बढ़िया से, क्या कि आयनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड, अगला पॉइंट भी लिख देते हैं, इज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। मतलब इससे क्या समझा तुमको कि एनर्जी बहुत हाई है, किलो जूल में नाप रहे भाई, जूल में नहीं नाप रहे, किलो जूल, जूल से भी बड़ा, पर मोल यानी एक मोल का निकलता है हमेशा, एक मोल में इतना एनर्जी, 2 मोल में, तो तुम सब मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में फॉर सिंगल एटम, एक एटम के लिए। मतलब आपको कोई बोले O2 से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो भाई वो आयनाइजेशन नहीं है, वो कुछ और होगा, तेरा बॉन्ड वॉन्ड बनाने का तरीका होगा, केमिकल बॉन्डिंग वॉन्डिंग में आता है। बट अगर आप सिर्फ अकेला एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तभी निकलेगा भी। ऐसा बहुत समझदार लोग तो यही बोलता है कि सॉलिड में से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, भूल ही जाओ तुम। किससे निकलेगा, लिक्विड या गैस से निकलेगा इजिली, सॉलिड बड़ी मुश्किल होता है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान सुनो, सोडियम को बनाना है गैस। कैसे बनाओगे सबको पता है यार, गर्म करो, कोई भी सॉलिड चीज को गर्म करो तो गैस बन ही जाएगा। सोडियम का एक एटम है, देखो आइसोलेटेड गैसियस एटम दिख रहा है, जी लिख दिया पर गैस, या आइसोलेटेड सोडियम, या 1 एटम सोडियम, जो भी बोलो। और इसको दो एनर्जी, दबा के एनर्जी दो यार, एनर्जी दो, प्लस एनर्जी, तो ये भग से अपना इलेक्ट्रॉन फेंक देगा बाहर और Na प्लस आयन बन जाएगा, कटायन बन जाएगा। नहीं, निकालने में जो एनर्जी लगे वही आयनाइजेशन है, डालने में नहीं, क्योंकि आयन तो उसमें ही बनता है। तो कोई कोई क्या करता है, फैशन चलता है बाजार में, इधर मत लिखो, इसको इधर ले जाके लिखो, तो कैसा साइन लगाना पड़ेगा, माइनस। ठीक है बच्चों, आ गया वो समझ में, ओके, भालो आश्चर्य, सही है, समझ में आ गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है भाई, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में नापना। अब एक कोई बोलता है कि किस ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, मैग्नीशियम का 2 है, तो मैग्नीशियम तो 2 दे देता है। बोले भाई साहब थाम जाए, एक एक करके निकाल, हौले हौले, मतलब पहले Mg+1 बना, फिर Mg+2 बना, मानते हैं 2 देगा, लेकिन 2 एक बार नहीं लेंगे, एक एक करके, बराबर। तब आयनाइजेशन एनर्जी नापना है, ऐसा नहीं कि 2 का नाप लिए, फिर दिक्कत हो सकता है। कोई बोला 2 का निकाल के आधा कर दो, बोले नहीं 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 नहीं, नहीं गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। कोई बोला क्यों, क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, आयन से निकालना मुश्किल। तो ये मुश्किल वाला में कम ज्यादा एनर्जी लगेगा, यहाँ कम, और आधा करोगे तो गड़बड़ हो गया ना, हो गया गड़बड़। यस यस यस, तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर सीखने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी में यहाँ पर कोई कोई एनर्जी नहीं भी लिखता है, फैशन चल रहा है तो लोग क्या करते हैं, बगल में ऐसे आई लिख लेते हैं, और आई का साइन बोलते हैं पॉजिटिव। यहां पर डेल्टा H भी बोला जाता है इसको, डेल्टा H आयनाइजेशन इंथैल्पी। ये जो डेल्टा H आएगा बच्चों पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने एनर्जी दिया है, अगर निकलेगा तो निगेटिव। याद रखना डेल्टा H किसका साइन है, इंथैल्पी का।
डेल्टा इज साइन ऑफ इंथैल्पी, यहां लिख दें डेल्टा इज, ये साइन है, साइन ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी। डेल्टा लगा तो चेंज होगा, इतना तो समझता होगा। चेंज क्यों ले रहे हैं कि भाई पहले भी तो कुछ ऊर्जा रहा होगा, मान लो पहले 10 है, अब कम हो गया होगा। कम क्यों? क्योंकि एनर्जी तो खींच लिया इसने, सोख लिया, तो चेंज निकाल लो। क्लियर है? तो साइन ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी, तो थर्मिक, ये सब बातें दिमाग में डालेंगे। ओके, बढ़िया बात है। हम कुछ बताने वाले थे बच्चों, इधर भूल रहे हैं, कुछ बताने वाले थे। गैसेस में निकालते हैं, लिख लिए, सिर्फ कटायन बनता है। तो ये पॉइंट भी जरूरी है कि आयनाइज मतलब अक्सर बच्चों को बताया जाता है आयन बनना। तो आयन मतलब तो दोनों आयन पढ़ाया गया है बचपन से, कटायन और एनायन। तो कोई सोचे सर माइनस आयन में भी यही होला होगा क्या? नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, कटायन बनेगा। यहां लिख देते हैं हम लोग कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म कटायन। अगला बात, अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बारी बारी से करना है, एक बार में भकाक से 2 या 3 नहीं, बारी बारी से। फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, ऐसा चलता है। ठीक है? ओके, बढ़िया बात है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड एट वन टाइम। एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है भाई, सीधी बात है। अगर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 बार निकालो। देखो, तो फॉर मैग्नीशियम मेटल की बात करो यार, मैग्नीशियम मेटल का तो वैलेंसी 2 है भाई, ये तो 2 दे के मानेगा। हाँ, तो 2 देगा तो ऐसा बारी बारी से करने का। देखो, तो ऐसा पहले बार Mg है, ये आइटम है, अकेला है, गैस होना चाहिए, ये सब ध्यान रखने का। अब इसमें से हम पहली बार 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Mg+1 बनेगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यहां पर जो एनर्जी लगेगा उसका नाम होगा डेल्टा H1। अरे आई छूट गया यार, इसको हटाओ, आई छूट जा रहा। ठीक है, डेल्टा IH1 मतलब ये, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, अच्छी बात है भालू। फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा एक्स में पढ़े क्या? नहीं, चलो ना Mg में पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब Mg+1 है, अब फिर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसमें तो Mg+2 बनेगा, ये भी फिर से निकला, तो इसको बोलेंगे डेल्टा IH2। क्या ये दोनों वैल्यू सेम रहेगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सेम नहीं रह सकता। सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, क्या ये दोनों सेम होगा? बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं यार। तो डेल्टा IH1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा IH2। अब सवाल आया कौन ज्यादा कौन कम। ध्यान समझना मेरी बात को, 100% की बात हम सिखाएंगे। ऐसा जनरली देखा गया है कि सेकेंड वाला हाई होता है फर्स्ट से, बट कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है। केमिस्ट्री आया, केमिस्ट्री का पहला रूल हम सिखाएंगे, जहां आया केमिस्ट्री वहां आया, नहीं सिखाए एक्सेप्शन, सीख लो। तो जहां आया केमिस्ट्री वहां आया एक्सेप्शन, याद रखना। देख रहे होंगे बचपन से केमिस्ट्री में, तुम हर जगह एक्सेप्शन चलता है। तो हम जो रूल पढ़ाएंगे उसमें एक्सेप्शन भी होगा, आप पूछ सकते हैं, हम खुद ही बता देंगे। तो रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। बोला क्यों? क्यों? क्योंकि आयन है, आयन आयन आयन। देखो यहां पे लिखते हैं, आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एटम से निकालने के बजाय। सोचो कैसे, ये शेर के मुंह से मांस निकालने जैसा काम है। कैसे? प्लस चार्ज है और उससे तो माइनस ले जाने सोच रहे हो। सोचो तो, प्लस माइनस को क्या करके रखता है? पकड़ के। उससे तुम इलेक्ट्रॉन निकालने सोच रहे हो, यार इलेक्ट्रॉन पे माइनस है ना, तो बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, पहले कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, उससे निकालना है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, जान देगा, थोड़ा कम मुश्किल होगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा। तो सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होता है फर्स्ट से। को बोला क्यों?
तो जवाब क्या है कि बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयन देन एटम। न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल लिख सकते हो, यानी एटम न्यूट्रल है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन तो चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, प्लस से माइनस तुम खींचने की बात कर रहे हो यार, क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो। उसको बड़ी प्रेम है प्लस को माइनस से, जाने नहीं देगा आसानी से। बट एक प्रॉब्लम है भाई, अगर किसी को स्टेबिलिटी मिल रही हो तो भाई जल्दी ले ले यार, मेरा टेंशन मुक्त हो जाए। देखो मैग्नीशियम +1 अनस्टेबल है, सबको पता है। हाँ, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2। क्या वो 1 दे के स्टेबल हुआ? नहीं हुआ, वो 2 दे के स्टेबल होगा। तो 1 दे करके तो बड़ो बेचैन आत्मा हो गया। पहले तो भी न्यूट्रल थोड़ा ठीक था, अब वो चार्ज हो गया लेकिन स्टेबल भी नहीं मिली। शादी हो गई, दुल्हन ही नहीं आई है, मतलब वही हो गया। क्या मतलब है शादी का? इलेक्ट्रॉन दे दिए, स्टेबल हुए नहीं। अब इलेक्ट्रॉन देना लेना क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए। भाई ये तो स्टेबल नहीं हुआ क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। कॉन्फ़िगरेशन आता होगा तुमको इसका, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचता है, दोनों देगा तो स्टेबल होगा बेचारा। ये 1 दे के दिया, आयन भी बन गया, स्टेबल भी नहीं हुआ है, तो जल्दी से बोलेगा भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन ले ले, ताकि क्या मिले? दुल्हन मिले, नहीं तो स्टेबिलिटी मिले। तो ये जो है वो अनस्टेबल है, इसीलिए हम बोल रहे थे एक्स पढ़ते हैं। क्यों हम एक्स कर रहे थे पता होगा तुमको, अब समझ गया होगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते फिर ये तो एक्सेप्शन हो गया ना, ये तो एक्सेप्शन हो गया ना, समझे नहीं? हमने क्या पढ़ाया? सेकंड वाला ज्यादा होगा, बट यहाँ सेकंड वाला कम होगा, यहां कम होगा बस। मैग्नीशियम में हर जगह कम नहीं होगा, हर जगह ज्यादा होगा, मैग्नीशियम में कम होगा, या ऐसा कुछ भी आया तो कम हो जाएगा। कोई कब कैसे पता चलेगा? अरे थोड़ा दिमाग लगा ले यार, वैलेंसी पे ध्यान दे, इसकी वैलेंसी 2 है। जब दूसरी बार देने जाएगा स्टेबिलिटी बन रही ना, मैग्नीशियम +2 इज स्टेबल, सबको पता है। या अनस्टेबल? कोई बच्चा बोला कैसे अनस्टेबल, हमको कैसे पता? तो भाई मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, 2 देने पे स्टेबिलिटी होगी, 1 दिया स्टेबल हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, सीधी बात है। वैलेंसी कैसे पता? तो ये टेबल याद कराया होगा हमने, ग्रुप नंबर 2 में है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। ठीक है, ओके। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, क्या कॉन्सेप्ट आएगा लिख देते हैं हम इधर, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, because it is difficult to remove electron from ion than neutral atom। मतलब पहली बार जब निकालने जाओगे तो न्यूट्रल एटम मिलेगा, दूसरी बार निकालने जाओगे तो आयन मिलेगा, और आयन से निकालना मुश्किल है। तो इसका मतलब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है, अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड वाला, तो थर्ड और ज्यादा भाई, सेकंड वाला उससे पीछे, फर्स्ट वाला सबसे पीछे। ये एक जनरल आइडिया है। अब आएगा इसमें एक्सेप्शन, जहां आया केमिस्ट्री वहां आया एक्सेप्शन, कि अगर स्टेबिलिटी मिल रही है, अगर स्टेबिलिटी मिल रही तो हो सकता है तीसरा वाला कम हो जाए, कोई भी कम हो सकता है अगर स्टेबिलिटी मिलने वाली है उनको, क्लियर है ना? लेकिन नहीं मिल रही तो भाई तो ज्यादा होगा, नहीं मिल रही तो ज्यादा होगा। तो अगर इफ आयंस गेट स्टेबल बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, then delta IH2 will be become less than, ऐसे एग्जाम्पल हो ही जाएगा क्या, कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन फर्स्ट। Why this collability? तो क्या जवाब है भाई? क्योंकि सेकेंड बार जब वो लॉस करने जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए। बस खत्म जवाब। उसी तरह तुम सोचो किसी 3 वाले का सोचो, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? 3।
तो एल्यूमिनियम जब पहली बार लॉस करने जाएगा Al+1 बनाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा H1 होगा। आई वाई छोड़ देते हैं, लिखने बहुत टाइम वेस्ट होगा। फिर एल्यूमिनियम +2 होगा, सॉरी +1 से एक बार और लॉस करेगा तो एल्यूमिनियम +2 होगा, यहाँ पर डेल्टा H2 लगेगा। अच्छा, उसके बाद +2 से +3 बनेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। यानी ये बात तो पक्का है कि डेल्टा H3 कम होगा, कम एनर्जी लगेगा। फायदा हो रहा तो क्या को ज्यादा एनर्जी, लेकिन H2 ज्यादा होगा H1 से। भाई यहां फायदा नहीं हो रहा। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि सेकंड वाला ज्यादा होगा फर्स्ट से। अगर स्टेबल नहीं हो रहा हो तुम, तो हो रहा हो तो भाई ठीक है, फिर कम एनर्जी में हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, मेरे को फायदा है ना। मेरे को स्टेबिलिटी मिल रही तो हम तुमसे ज्यादा एनर्जी काहे लेंगे, नहीं लेंगे। कम एनर्जी, भाई थोड़ा सा एनर्जी लाओ, ले जाओ इलेक्ट्रॉन, फायदा हो रहा है। क्लियर हो गया? चलिए, तो आयनाइजेशन इथैल्पी के हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन इथैल्पी, ये बड़ी ध्यान से पढ़ना है, सब बाद में बहुत काम आता है। बाद में तुमको ये सब सोचने के कारण काम आता है। जैसे आप 10th में पढ़े तो आपको फैक्टर फुक्टर कुछ नहीं पढ़ाया गया, डायरेक्ट पढ़ाया गया इधर जाओ तो बढ़ा, इधर जाओ तो घटा, और बाद में कारण बता दिया गया। बट जो कारण है वही फैक्टर है नया। तुम याद करो, 10th में तुमको पढ़ाया गया इधर से इधर जाते समय न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए साइज घटा, ऊपर से नीचे आते समय ऑर्बिट बढ़ता है इसलिए साइज बढ़ा। बट आपको यहाँ पे पढ़ाया गया फैक्टर, भाई आप ये फैक्टर पढ़ लो, आप लगाते रहो कि यहाँ क्या बढ़ रहा है, यहाँ क्या घट रहा है। तो बच्चों पहला फैक्टर साइज है, ऑब्वियसली साइज पे डिपेंड करेगा ही। तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। छोटा एटम है जिसका ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है, और एक बड़ा एटम है, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। किससे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है? बताओ बच्चे लोग सोच के, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? जल्दी बोलिए। हाँ, बड़े वाले से। क्यों? हाँ, गुड। यानी आप बोल सकते हो कि साइज का उल्टा आयनाइजेशन इथैल्पी। बस एक बात बोलो, बड़ा है तो कम, छोटा है तो बड़ा ज्यादा। तो आयनाइजेशन इथैल्पी जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1 साइज ऑफ एटम। इतना लिख के काम खत्म करो यार। यानी जिस एटम का साइज बड़ा, जैसे कि सबसे बड़ा साइज में ये लोग ग्रुप होते हैं अल्कली मेटल, तो इनका साइज बड़ा है तो इनका आयनाइजेशन इथैल्पी कम होगा। ठीक है, ओके। और इधर जाने पे साइज कम होता है तो आयनाइजेशन इथैल्पी बढ़ जाएगा। तुमने अभी पढ़ा नॉन मेटल का आयनाइजेशन इथैल्पी क्या है? ज्यादा। तो इसमें तुम ये सब लिख सकते हो क्या कि आयनाइजेशन इथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल इज लीस्ट, सबसे कम है, ड्यू टू लार्ज साइज। नेक्स्ट वन, आयनाइजेशन इथैल्पी ऑफ नॉन मेटल्स आर वेरी हाई। नॉन मेटल का आयनाइजेशन इथैल्पी बहुत ज्यादा होगा। क्यों भाई? साइज कम है, उधर देखो साइज घट रहा है, ड्यू टू स्मॉल साइज। सीजियम सबसे बड़ा है, तुम पढ़े होगे, सीजियम सबसे बड़ा है, तो आयनाइजेशन इथैल्पी ऑफ सीजियम, CS, सीजियम is least due to biggest size, the largest size, biggest बोल सकते हैं ना, सबसे बड़ा है वो। और सबसे छोटा कौन है बच्चों? वो फ्लोरीन है। लेकिन नोबल गैस का आयनाइजेशन इथैल्पी सबसे ज्यादा, याद रखना, 18 ग्रुप से भी ज्यादा। नोबल गैस का आयनाइजेशन इथैल्पी सबसे ज्यादा है क्योंकि वो लोग स्टेबल है। आयनाइजेशन इथैल्पी ऑफ noble gases are very high, बहुत ज्यादा, because they are very stable, वो बहुत स्टेबल है। दे डू नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन, कितना भी एनर्जी दे दो। अब देखना यहां पे साइज वाला लॉजिक फेल हो गया ना, लत तेरी की जय हो, फेल हो गया भाई। तुमको याद होगा कि साइज में हमने पढ़ाया था कि 18 ग्रुप का साइज 17 से बड़ा है,
क्योंकि वहां पे वंडरवाल रेडियस नापा जाता था, लेकिन आयनियन एंथैल्पी कम है। साइज बड़ा है तो आयनियन एंथैल्पी सॉरी कम नहीं, ज्यादा है ना, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो एक्सेप्शन है ना, जहां है केमिस्ट्री वहां एक्सेप्शन। चलो तो क्या बोले थे, नोबल गैसेस आर वेरी हाई बिकॉज़ दे आर वेरी स्टेबल, नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन। सही है। तो अगर तुम साइज में देखोगे तो ग्रुप 17 और ग्रुप 18, ग्रुप 18 मतलब नोबल गैस पूरा आ गया। मैं साइज में बड़ा यही है और आयनाइजेशन एंथैल्पी में बड़ा हो गया। अरे दादा ये रुलवा हो गया गलत, यहां पर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। हाइलोजन बोलते ग्रुप 17 को, हाइलोजन। तो हाइलोजन वालों से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका है, नोबल गैसेस का। क्या बात है, यहां पर आ गया एक्सेप्शन। क्लियर है भाई, एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, सबका कारण होता है भाई। कारण दे रहे हैं ना तुमको, साइज उसका, साइज को गोली मार दो। यहाँ पे तुम स्टेबिलिटी पे बात करो, वो स्टेबल है। जब उसका पेट भरा हुआ है तो तुम उसको एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन दे, नहीं देंगे भाई, जरूरत क्या है मेरे को, नहीं देते, बात खत्म। ठीक है, तो चलो पहला फैक्टर साइज में इतनी सारी बातें हमने तुमको बता दिया, ढेर सारा बात बता दी। दूसरा फैक्टर आता है बच्चों, दूसरा फैक्टर आता है, अच्छा एक चीज और इसमें सीखेंगे हम लोग, कहीं कहीं साइज वाला गड़बड़ भी होता है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल भी आता है। चलो रहने दो, कोई बात नहीं। दूसरा फैक्टर है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर, ये तो समझ ही रहा होगा न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय न्यूक्लियस, ये सब कहानी सुने होगे तुम। ये दोनों फैक्टर तुमको साइज में पढ़ाए गए थे, याद करो। साइज में पढ़ाया गया तो न्यूक्लियर चार्ज यहां भी पढ़ाया जाएगा। जो साइज के फैक्टर वो इसके भी हैं। क्यों, क्योंकि देखो साइज को कौन प्रभावित कर रहा, सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज का उल्टा है। साइज जब जब चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। हाँ नहीं समझा सर, अरे यार, तो साइज पे सीधा रिश्ता में है, साइज के सीधा रिश्ता में, मतलब इनवर्सली, जैसे साइज कम ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम ज्यादा होगा। और साइज को कम ज्यादा करने वाले 3 लोग थे, तो भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उससे कम होगा। तो ये फैक्टर आया, फिर वो भी आएगा, शिल्डिंग इफेक्ट भी आएगा इसमें। समझ में आ रहा होगा, जो जो पढ़े थे सब आ जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब समझता ही होगा सबको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियर चार्ज में ऐसा लगता है न्यूक्लियस पे चार्ज, बट एक्चुअली फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो न्यूक्लियस लगा रहा है उसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स बढ़ेगा तो साइज घटेगा, साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। जब जब तुमको कारण क्लियर नहीं हो तो तुम डेफिनेशन याद करो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगा हुआ ऊर्जा है, तो भाई ज्यादा एनर्जी लगेगा, छोटा हो गया तो। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, हेंस देन साइज डिक्रीज होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। वही चीज इधर हुआ है, देखो ध्यान से देखो। अगर तुम बात करोगे सोडियम और मैग्नीशियम का, सोडियम और मैग्नीशियम का भाई, तो खैर साइज से भी पता चल जाता था, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भी पढ़ लो। तो सोडियम पे 11 प्लस चार्ज है और मैग्नीशियम पे 12, तो किसमें चार्ज ज्यादा है बोलो, इस पे 12 प्लस चार्ज, इस पे 11 प्लस चार्ज, किसमें ज्यादा है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा हो जाएगा भाई। समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा, अरे यार क्यों पका रहे हो। आयनाइजेशन एंथैल्पी इक्वल टू 1 अपॉन साइज, बिल्कुल। और साइज फोर्स का उल्टा है, फोर्स बढ़ेगा तो साइज घटेगा। यहां पर लिख लो न्यूक्लियर चार्ज। आया समझ में किसी को? बराबर है कि नहीं, जितना फोर्स बढ़ेगा उतना साइज घटेगा।
तो ये दोनों उल्टा है, बट ये दोनों सीधा सीधा होगा ना, उल्टा का उल्टा सीधा वाला काम हो गया। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी न्यूक्लियर चार्ज का ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ रहा है। तो देखो तुम पढ़े थे ना, इधर से इधर जाते समय न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। बस इतना सोचो मत यार, दिमाग पगला जाएगा। सिंपल बात, नो बकवास। क्या साइज का उल्टा, खत्म बात। ऊपर से नीचे आए थे साइज बढ़ा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा। इधर से इधर गए थे तो साइज घटा था तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। एक और बात हम तुमको बताते हैं 100% की, बहुत काम आएगा, कि कभी भी कोई प्रॉपर्टी एक साथ ग्रुप में और पीरियड में बढ़ या घट नहीं सकता है। बहुत काम आएगा आइडिया। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी तुम अगर एक भी याद रखोगे दूसरा नहीं याद रखना पड़ेगा, कोई भी, एकदम गारंटी है इस बात की। कोई भी प्रॉपर्टी अगर इधर बढ़ रहा है तो इधर घटना पड़ेगा उसको, इधर घट रहा है तो इधर बढ़ना पड़ेगा, एकदम पक्का है इस बात। तो ये बहुत आइडिया अच्छा है ना, बिल्कुल अच्छा है। एक याद करो दूसरा अपने आप याद। जैसे देखो ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हुआ था, बड़ा था, इधर से इधर जाते समय साइज कम हो गया। अभी तुमने पढ़ा ऊपर से नीचे सीजियम का सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है, यानी ऊपर से नीचे आते समय आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हुआ था, इधर से इधर जाते समय बढ़ेगा। खत्म, नॉन मेटल का ज्यादा है। क्लियर हो गया बच्चों, आराम से क्लियर हो गया। तो कोई भी प्रॉपर्टी एक साथ बढ़ या घट नहीं सकता है, ग्रुप में भी और पीरियड में भी। एक तो बढ़ेगा दूसरे तरफ उसको घटना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओ तेरी, शील्डिंग इफेक्ट को हमने साइड कर दिया, अभी थोड़ा बीच में ही घुसा दिया, चलता ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे नहीं बढ़े भाई? तो तुमने डायलॉग पढ़ा था कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड। ये पढ़े थे क्या? बिल्कुल पढ़े थे। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड। अब ये लॉजिक हम लोग लगाएंगे, देखो ध्यान दो, ध्यान दो। इधर कहां लगेगा? यहां लगेगा, यहां पर, यहां और यहां। ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में देखो, बेरिलियम की बात करो और बोरॉन की बात करो, यानी ये रूल का एक्सेप्शन हो जाएगा यहां पे। तुम क्या पढ़े बताओ? इधर से इधर जाते समय आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, यानी किसका ज्यादा होना चाहिए तुम्हारे रूल से? बोरॉन का होना चाहिए ना, बेरिलियम से, बट नहीं है, बेरिलियम का ज्यादा है। तेरी तो बुक में ग्राफ देख लो। तो मेरी बातों पे भरोसा नहीं करते होगे ना? करते तो होगे, फिर देख लो। तो यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, बेरिलियम का ऊंचा है, बोरॉन का नीचा है, देख लो। ऐसे ग्राफ गया, जिग से उठ के नीचे आ गए। फिर एक जगह और उचका है वो नाइट्रोजन पे, तो दो जगह ऐसे ग्राफ उचक गया है। तो अगर आप बात करोगे तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो, जवाब मिल जाएगा। बेरिलियम के कॉन्फ़िगरेशन में आता है, एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में आता है, याद होगा ना सब लिखने का टेक्निक, हीलियम लिखो और फिर क्या लिखो, 2s2। बोरॉन का लिखोगे तो हीलियम लिखोगे, 2s2 लिखोगे, 2p1। क्या दिख रहा है? ये फुल फील्ड है। कहां फुल फील्ड है? एस तो पूरा भरा है ना। फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो तुम सोचो, स्टेबल चीज से इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल है कि अनस्टेबल से? स्टेबल से मुश्किल है भाई। अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, बात हुई। साइज गया तेल लेने, साइज का ऑर्डर को साइड में रख दो। स्टेबिलिटी सब कुछ है केमिस्ट्री में। ये स्टेबल था, भले इसका साइज इससे बड़ा था, लेकिन स्टेबल था, वो नहीं देता, बोलते जो उखाड़ना उखाड़ लो, जाओ, नहीं देते हैं भाई, हम स्टेबल है, काय को अपना बिगाड़ लेंगे। तो यहां भी वही कहानी हो जाएगी भाई, ये स्टेबल है तो इस वजह से मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा, तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा। यहां हो गया आपका रूल गलत। तो ये पूछा जा सकता है पूरे ग्रुप 2 और पूरे ग्रुप 13 में। I'm not telling about only beryllium and boron. This question may be like this: why the ionization enthalpy of magnesium is more than aluminium? इसको और ट्विस्ट करना है, तुम्हारे दिमाग की दही करना है, तो हम ऐसे करेंगे कि बट द साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस। अब लो, अब तो पक्का तुम्हारा कंफ्यूजन होगा। सामने वाला क्या बोला कि एल्यूमिनियम का साइज छोटा है, फिर भी मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों है? क्योंकि छोटे साइज का ज्यादा होना चाहिए। अक्सर बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, हम भी तुमको वही पढ़ाएं कि भाई साइज का उल्टा देखो। हाँ, तो बच्चा सोचेगा छोटा साइज तो ज्यादा होना चाहिए, बट वो छोटा साइज का भी कम है। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बता दो।
जहां जहां कंफ्यूजन है तुमको एक एक चीज बता रहे हैं, लेकिन हम जब पूछेंगे तो देखना तुम लोग बोलोगे नहीं, फिर हम पजाएंगे तुम लोग। सिमिलरली इसी प्रकार आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम भी ज्यादा हो जाएगा किससे, एल्यूमिनियम से। इवन साइज इसका छोटा है, साइज कहते हैं। क्लियर हो गया? यही कॉन्सेप्ट लगा दो तुम ग्रुप नंबर 15 और 16 पे। चलो आ जाते हैं। यानी पूरा कहानी यहां पर ग्रुप 1 और 2 में घूम रहा था, सॉरी ग्रुप 2 और ग्रुप 13। एक समझना मूर्खता है, पूरा ग्रुप समझो यार, पूरे ग्रुप में वो चलेगा कहानी। हम कैल्शियम में भी पूछ सकते थे, कहीं पूछ सकते ना, सब ग्रुप में। तो ये तो देखा था एक ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन कैसे आते हैं, एक जैसे आते हैं। अगर इसमें 2 आया तो सब में 2 आएगा, भले 2s2 आए, 3s2 आए, 4s2 आए, सब में चलेगा वो रूल। चलो अब कहानी बात होती है, सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई होगा, यूज बिटवीन ग्रुप 15 एंड कौन सा ग्रुप 16, लगातार देखना पड़ता है। तो अब सवाल उठा लेते हैं यहां से, किसी को भी 15 से पकड़ लो। नाइट्रोजन मिला, पहला मुर्गा, ऑक्सीजन, बात करते हैं। अगर आप साइज वाइज सोचे तो गए तुम काम से यहां पे। क्यों भाई? क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है, क्योंकि उधर जाते समय साइज घटता है, तो ऑक्सीजन बाद में आ रहा है, तो साइज छोटा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। गलत। किसका ज्यादा? को बोला क्यों? तो कॉन्फ़िगरेशन में सारा जवाब है। देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हो, तुम लिखोगे तो हीलियम लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे 2s2, पी ब्लॉक का याद होना चाहिए। ग्रुप 15 जैसे हम बोले 15 टन से घंटे बजना चाहिए, 15 है तो s में 2, p में 3, 3 2 5 हुआ हाफ फील्ड। क्या ये? हाफ फील्ड। क्यों? p में कितना इलेक्ट्रॉन समाता है? 6। अगर 3 है तो क्या है? आधा भरा हुआ है, और आधा भरा हुआ ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। ऑक्सीजन में कूदो यार, या आधा से ज्यादा भरा, पार्शियल भरा है, पार्शियल। पार्शियल मतलब आधा और फुल के बीच वाला। हो गया। अब यहीं पे सवाल अगला आ सकता है, फास्फोरस और सल्फर में। क्लियर हो गया? तो पूरा ग्रुप में बात कर दिए यार। तो यहां से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक फैक्टर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल फुल फील्ड मिल गया या हाफ फील्ड मिल गया, तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मोर स्टेबल है। स्टेबल है तो उससे तुम इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, या निकाल सकते हो तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। भाई स्टेबल है तो मेरे को बहुत एनर्जी दोगे तब हम तुमको इलेक्ट्रॉन देंगे, मेरे को जरूरत नहीं है तुम्हारे, क्योंकि मैं स्टेबल है पहले से। क्लियर है बच्चों? इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि नहीं आ गई? यहां भी होगा भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो भी बोलो तुम। तीसरा फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनिंग इफेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन ही दिखाता है, मतलब अंदर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कितना घेर रहा है वाली कॉन्सेप्ट बताया था हमने। देखो ये न्यूक्लियस, ये इनर इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते तुम, और ये इनर इलेक्ट्रॉन। तो शील्डिंग इफेक्ट दो बातों पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है इनर में। अगर ज्यादा होगा तो भाई शील्डिंग इफेक्ट खराब होने लगेगा, और उसके बाद डिपेंड करता है कि किस में है। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है हम आपको बता दें, एस पी डी एफ। तो सबसे अच्छा स्क्रीनिंग कौन दिखाता है? एस, फिर उससे कम पी, फिर डी, फिर एफ। बताया था ना ये? यानी एस न्यूक्लियस को अच्छे से स्क्रीन कर लेगा, तो जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा वो न्यूक्लियस को अच्छे से घेर लेगा। देखो ऐसे न्यूक्लियस अपना फोर्स बाहर पे नहीं लगा पाएगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट सेल पे फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर है? लिख दे यहां पे, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हुआ
देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस यानी आउटर मोस्ट होता है, बताया ना, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। सो अब देखो जब इस पे फोर्स कम हो गया तो इजीली निकाल सकते तुम। सो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा, यानी सीधी बात करो, स्क्रीनिंग इफेक्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी को क्या कर रहा है, घटा रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी को घटा रहा है। क्लियर हो गया, बस उस पर ध्यान दो। स्क्रीनिंग इफेक्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी को घटा रहा है, साइज को बढ़ाता है, साइज को बढ़ाता है, क्योंकि जब फोर्स कम रहेगा तो साइज फैल जाएगा थोड़ा सा ही। क्लियर हो गया बच्चों। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा किसका है, एस और पी का, खराब किसका है, डी और एफ का। यानी अगर इलेक्ट्रॉन डी और एफ में घुसा तो स्क्रीनिंग खराब, घेर नहीं पाएगा, वो घेर नहीं पाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस अपना फोर्स बढ़ा देगा, न्यूक्लियस अपना फोर्स बढ़ा देगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट खराब हुआ, लिख देते वो भी पॉइंट, इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, किसके लिए डिक्रीज हो जाता है, फॉर डी एंड एफ ऑर्बिटल, याद रखो। अगर डी और एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ा, कहानी नाश हो जाएगा, क्योंकि डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट खराब है। देखो यहां पे इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा, घेर नहीं पाएगा, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा भाई। अच्छे से स्क्रीन नहीं करेगा तो फोर्स बाहर चला जाएगा। जब फोर्स इंक्रीज होगा, मजबूती से बंधेगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा बताओ, इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा बताओ, साइज डिक्रीज, न्यूक्लियस खींच लेगा उनको, छोटा कर देगा, यहां पर थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, फैल जाता है तो साइज बढ़ जाता है। क्लियर है, साइज इंक्रीज यहां पे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, बताओ। तो तुम सोच के बताओ कि एस ब्लॉक, पी, ये डी ब्लॉक है बीच में, एस में और डी में किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, तो डी वालों का ज्यादा होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे, क्योंकि डी आने से स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, खराब। स्क्रीनिंग इफेक्ट खराब होगा तो ये देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट खराब होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर एस से इलेक्ट्रॉन निकालना और डी से निकालना और एफ से निकालना है तो सबसे ज्यादा मुश्किल किस में होगा, एफ में। देखा चाहिए, डी में थोड़ा आसान, एस में बहुत आसान है। क्लियर है, क्योंकि वो आउटर मोस्ट सेल पे फोर्स जाने ही नहीं देगा न्यूक्लियस का, तो इजीली तुम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो। अंडरलाइन किया, उस पर ध्यान दो। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट बचेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट फोर्स। अरे यार, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब न्यूक्लियस से बचाना, इसको इतना समझो। तो अगर न्यूक्लियस से तुम बचा लिए ज्यादा तो इस पे फोर्स कम हो गया ना, फोर्स कम हो गया तो इजीली निकाल लो तुम इसको आराम से। कौन बचा लेता है इसको, एस और पी। डी ऑर्बिटल आने पे स्क्रीनिंग इफेक्ट घटने लगता है, ये देखो लिखा है। और एफ स्क्रीनिंग इफेक्ट घटेगा मतलब न्यूक्लियस हम इसको बचा नहीं पाएगा, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करके रखेगा, फोर्स बढ़ा देगा। आगे तुम समझ जाओ, फोर्स वाला चीज तो तुम पढ़े हो यार। क्लियर हुआ बच्चों कि नहीं हुआ बताइए। इसी को शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स कितने हो गए बच्चों अपने, 3 फैक्टर्स हो गए, कहानी खत्म। अब पढ़ेंगे हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड, या ट्रेंड बोल के हमने पढ़ाया था क्या, ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल में क्या इसका ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब फैशन, किस फैशन में चलता है, किधर बढ़ता किधर घटता। पढ़ने का कोई मतलब तो है नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे एक्सेप्शन है। क्या मतलब पर आके देखो, वो बोलते हैं ना, जो एक सुने होगे तो यूट्यूब पे बहुत सारा गाली देता है केमिस्ट्री को, एक कुत्ता आता है, सुने तो क्यों गाली देता है, केमिस्ट्री साला चूतिया सब्जेक्ट है बोलते हैं, क्यों
क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पढ़ाते हैं उसका एक्सेप्शन निकल जाता है। तो अब देखो तुमको पढ़ाएंगे हम ट्रेंड, क्या पढ़ाएंगे, इधर सीधा जाते समय साइज कम होता है, फाइनेंशियल एंथैल्पी बढ़ता है। बट ये तो गलत है ना, दूसरी जगह गलत है यहाँ पे। तो यहाँ गलत है 2 और 3 में, फिर कहाँ गलत है 15 16 में, फिर यहाँ 17 18 में। अब तेरी का क्या पढ़ा रहे हो फालतू बकवास करके, 3 गलती है तुम्हारे एक ही लाइन में। तो मतलब क्या पढ़ा, अच्छा ऊपर से नीचे जाते समय साइज बढ़ता है, फाइनेंशियल एंथैल्पी कम होगा। इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या, नहीं इसमें नहीं। तो बहुत सारे एक्सेप्शन मिल जाते हैं, कोई बात नहीं, होता है। जहां है केमिस्ट्री वहां है एक्सेप्शन, याद रखो, केमिस्ट्री का पहला रूल है बोलते हैं। तो चलो पढ़ लेते हैं हम लोग, पहले पढ़ लेते हैं इन ग्रुप। ग्रुप में पढ़ लो, ग्रुप जब भी बोलेंगे तो टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये पढ़ाया था हमने साइज में ना। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या होता है, बोलो बच्चों, साइज क्या होता है, इंक्रीज होगा। देन उसी से सोचो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा, खत्म। तो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, ठीक है। सबसे कम किसका होगा, सीजियम का। लिखना होगा तो लिख लेना। चलो अब पढ़ लेते हैं इन पीरियड। यहां पे पीरियड में, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाया जाता है। ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, और वो राइट साइड है। LHS RHS पढ़े होंगे। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, on moving left to right in period, लेफ्ट राइट जाने पे पीरियड में क्या होता है बताओ, एटॉमिक साइज तो घटता है, साइज क्या होता है बताइए, डिक्रीज होता है। देन इसको देन पर नाम ने बताया भी था, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। लिख भी लो तुम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सबसे हाईएस्ट किसका होगा, आर्गन का, नोबल गैस, राइट। नोबल गैस है हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहां पर एक लफड़ा है, देखो किसका ज्यादा हो जाता है, यहां पर गड़बड़, देखो अंडरलाइन किया हमने। यहां पर इधर सीधा जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है, लेकिन यहां प्रॉब्लम है, यहां किसका ज्यादा है, मैग्नीशियम का, बढ़ रहा है फिर भी। क्यों, वही लॉजिक, फुल फिट। अच्छा यहां कहीं और है 15 16, यहां है यह हाफ फिट। क्लियर है, 2 जगह एक्सेप्शन है, तुम अंडरलाइन कर लो या ब्रैकेट में लिख लो या कुछ भी कर लो। यहां 2 जगह गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। इधर बढ़ रहा है, नोबल गैस का ज्यादा हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये आपका ट्रेंड है, बस इस ट्रेंड को पढ़ के कोई फायदा नहीं है, हम तुमको क्लियर बता दें। तुम बस एक्सेप्शंस पे फोकस करो, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं, ठीक है। फिर भी एक ट्रेंड अच्छी बात है, 10th में पढ़े थे हम लोग ट्रेंड। चलो एप्लीकेशन क्या है, तो रिएक्टिविटी पता कर सकते हैं, रिड्यूसिंग पावर, मार दो गोली, बाद में 12th में मिलेगा सब। रहने दे कि पढ़ रहे हो, बताओ 12th में है बच्चों एक्चुअली। तो पहला एप्लीकेशन है, रिएक्टिविटी पता चल जाता है इससे। मतलब तुम खुद सोचो कि जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जल्दी रिएक्ट करेगा, बराबर, तुरंत इलेक्ट्रॉन दे रहा है भागा भाग। जैसे देखो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, तुम ध्यान दो तो ग्रुप 1 के एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 10th में ही पढ़ा दिया गया था तुमको। तो वही चीज आयनाइजेशन एंथैल्पी भी तो बोलता है कि भाई जिसका, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, देखो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, मेटल की बात करना बस, नॉन मेटल की नहीं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स
डिपेंड्स ऑन आयनाइजेशन इंथैल्पी। कैसे भाई? तो अगर लो आयनाइजेशन इंथैल्पी है तो हाई रिएक्टिव मेटल होगा, और अगर हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी है मेटल के लिए सिर्फ, तो लो रिएक्टिविटी होगी। जैसे मान लो तुम आयनाइजेशन इंथैल्पी पर आकर के रिएक्टिविटी का सवाल पूछ लिए। रिएक्टिविटी में हमने तुमसे पूछ लिया कि पोटेशियम कैल्शियम, नहीं तो कोई बता देगा, रुबाइडियम स्ट्रोंटियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव, लग गई तुम्हारी। तो ये तुम गेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये गेस कर लोगे ना तुम, पोटेशियम इज हाई रिएक्टिव, बचपन से पढ़ते आ रहा, सोडियम में, ये कोई भी गेस कर सकता है, बट यहां तो नहीं कर सकते तुम पक्का, क्योंकि उस सीरीज में नहीं है। अब सवाल कहां से आएगा भाई? रिएक्टिविटी। तो हम लोग को देखना होगा आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो ये ग्रुप 1 में आता है, ग्रुप 1 का आयनाइजेशन इंथैल्पी लो है, पढ़ा होगा ना, और इसका हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी है। तो लो वाले का, जिसका आयनाइजेशन इंथैल्पी कम, उसका रिएक्टिविटी ज्यादा, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अच्छा, उसके बाद इसी ग्रुप में इधर चले जाओ, इंडियम। तो इंडियम का और रिएक्टिविटी खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा भाई? क्योंकि इसका आयनाइजेशन इंथैल्पी और जाता है, इधर से इधर जाते समय आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है, तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों दूसरा एप्लीकेशन है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो रिड्यूस करना तुमने पढ़ा होगा बचपन में, दो प्रकार का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। थोड़ा सा एक बार देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता था गेन ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एक और होता था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहीं पर आके फोकस करो तुम, और यहां पर होता था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की क्षमता, याद रखना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की क्षमता, ठीक है। मतलब दूसरे को रिड्यूस कब करेगा वो भाई? तो इलेक्ट्रॉन ले करके, कि दे करके, सोचो। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो सामने वाला ले लेगा, ले करके क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं, बराबर। क्लियर है? यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आयनाइजेशन इंथैल्पी पर डिपेंड करेगा। सही है? अगर आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो। देखो, आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दूसरे को रिड्यूस कर देगा। क्यों? जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये तो खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ। खुद ऑक्सीडाइज होने वाले कौन से एजेंट होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ये इलेक्ट्रॉन किसी और को मिल जाएगा तो उसको जाके वो क्या करेगा? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन तो तभी होगा ना जब ये दूसरे को देगा, यानी ये रिड्यूस करेगा दूसरे का। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। तो अगर लो आयनाइजेशन इंथैल्पी होगा तो इजी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड रिड्यूस अदर। दैट इज, जिसका मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग पावर हाई। तो इसीलिए बोला जाता है कि मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सब जल्दी बच्चों को पल्ले नहीं पड़ता है, बहुत दिमाग वाला काम है। समझ में आ गया सबको? मेटल अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। को बोला क्यों भाई? क्योंकि मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, हाँ हाँ हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन किसी को जाके रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की क्षमता। ध्यान लिख भी दिया हमने, ठीक है। दूसरा कोई रिड्यूस होगा तो ये खुद कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। भाई हम ऑक्सीडाइज होंगे, तुमको करेंगे रिड्यूस। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब रिड्यूस करने की क्षमता। क्लियर हो गया? तो रिड्यूस करने की क्षमता इसकी ज्यादा होगी, बराबर। आगे बढ़े।
ओके, तो मेटल्स अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई पूछ लिया तो तुम बता सकते हो कि मेटल्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। अब बताओ सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे? अल्कली मेटल, क्योंकि बहुत जल्दी दे देंगे ये। तो अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब कॉन्सेप्ट यहां से निकलेगा। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कली मेटल अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? बिकॉज दे इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन एंड डोनेट टू द अदर, सो अदर गेट रिड्यूस्ड। दूसरा लोग रिड्यूस हो जाएगा। लिख लो जितना तुमको कम समझे तो ज्यादा लिखना चाहिए, अपने आप समझने लगता है। जैसे एक बार लिखोगे अगली बार तुमको याद रहेगा, हाँ ये हुआ था। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब दूसरे को रिड्यूस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खुद ऑक्सीडाइज होना, खुद को मार दो गोली, कंफ्यूजन होगा खुद के बारे में सोचोगे तो। दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, सॉरी दूसरे को रिड्यूस करना। दूसरे को रिड्यूस मतलब वो रिड्यूस होगा तो क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा गेन कब करेगा? जब हम इजीली लॉस करेंगे। क्लियर हो गया? चलो तो तुम भी घर में पढ़ते पढ़ते सो तो नहीं रहे हो, पढ़ते पढ़ते सो रहे हैं तो अपने जगह। तो अगला है बेसिसिटी या बेसिक नेचर। तो मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन मोर बेसिक स्ट्रेंथ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा तो बेसिक पावर भी ज्यादा होगा, ठीक है।